Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. नमस्कार बच्चों, मैं अमित कुमार गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कुछ जीएस में एक साइंस के दौरान हम लोगों ने फ्यूल टॉपिक शुरू किया था और फ्यूल पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद आज मैं आपके सामने फ्यूल पार्ट 3 लेके आया हूं और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। फ्यूल पार्ट 1 में हम लोगों ने फ्यूल उसकी कैटेगरी के बारे में पढ़ा, उनके बारे में पढ़ा किस प्रकार के फ्यूल होते हैं, कंब्यूशन क्या होता है, दहन क्या होता है और उसके प्रकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कोयले के बारे में पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने पेट्रोलियम के बारे में और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और उनके जो कमर्शियल प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके आगे मैंने वादा किया था आपके सामने फिर उसके शेष पार्ट को हम लेके आएंगे और आज हम बढ़ते हैं आगे। पेट्रोलियम से ही जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसका नाम है अपस्फोटन या ऑक्टेन संख्या। देखिए इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नॉकिंग एंड ऑक्टेन नंबर। नॉकिंग एंड ऑक्टेन नंबर। देखिए अपस्फोटन हमें या नॉकिंग पहले हमें समझना पड़ेगा। नॉकिंग क्या है कि देखिए जब हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन यूज़ करते हैं, स्पेशली ऐसा इंजन जिसमें पेट्रोल को फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है, तो ऐसे इंजन्स में क्या होता है, हीट के लिए जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो एक प्रेशर में करते हैं, इसके लिए हम एक सिलेंडर का यूज़ करते हैं और उस सिलेंडर के कारण उस सिलेंडर का यूज़ करते हैं और इस सिलेंडर में हम कंप्रेशन के द्वारा दाब के द्वारा फ्यूल को बर्न करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर एक सिस्टम होता है, एक तरफ से आपका फ्यूल आता है, पेट्रोल आता है और दूसरी तरफ से इसमें एयर या जिसको हम कहें ऑक्सीजन आने की भी सुविधा होती है। तो क्या होता है जब ये सिलेंडर होता है जो हमारा, जब ये दोनों चीज़ें इसमें आती हैं तो पेट्रोल जो ईंधन है तो इसको हमें क्या है, हमें वर्क के रूप में मिलना चाहिए, एनर्जी के रूप में मिलना चाहिए। लेकिन ये तब होता है जब पेट्रोल और एयर दोनों एक साथ सही से उनका मिलावट हो रही हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एयर की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो उसके कारण से जो हमारा पेट्रोल या फ्यूल है जिसको हमें वर्क या एनर्जी के रूप में मिलना चाहिए था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, साउंड में, और हमारे इंजन से बहुत तेज़ से आवाज़ आने लगती है। इसी को हम क्या कहते हैं, नॉकिंग या अपस्फोटन। ठीक है, जिससे हमारे इंजन में आवाज़ आती है। तो इसका मतलब है कि भाई हमारे इंजन में आवाज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं अपनी व्यवहारिक जीवन में भी, हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं चटपट ऐसे बुलेट से या स्कूटर आदि से आवाज़ें आ जाती हैं। आजकल तो नहीं आती क्योंकि बहुत अच्छा ईंधन यूज़ हो रहा है, लेकिन ऐसा पहले पुराने समय में काफ़ी होता था। तो हमें जानना है कि ऐसा क्या चीज़ है जिसको ये से कंट्रोल किया जाए। तो हम लोग देखेंगे तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब हमें नॉकिंग को क्या करना है, ना हो तो एंटी नॉकिंग। तो एंटी नॉकिंग मीन्स अपस्फोटन, मीन जो स्फोटन हो रहा था उसको हमें रोकना है। तो हम ये क्या करते हैं, पेट्रोल में TEL टेट्रा इथाइल लेड TEL नाम का एक पदार्थ मिला देते हैं जिसके चलते ये नॉकिंग या विस्फोट नहीं होता इंजन में। और TEL की मात्रा हम 1 लीटर पर लीटर में 0.15 ml इतना मिलाया जाता है। ठीक है, हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है। तो क्या मिलाया जाता है, टेट्रा इथाइल लेड, जो कि आपके स्लाइड में दिख भी रहा होगा, TEL मिलाया जाता है और कितनी मात्रा में, 0.15 ml। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है TEL का फुल फॉर्म क्या है और कौन सा पदार्थ है जो हम नॉकिंग मटेरियल के रूप, एंटी नॉकिंग मटेरियल के रूप में मिलाते हैं। तो हमारा आंसर होगा TEL। कितना मिलाते हैं, तो 0.15 ml। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जामिनर लिख देता है आपको रेशो में या आपको वर्ड्स में होता है कि क्वेश्चन आता है कि ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन संख्या क्या है। ऑक्टेन संख्या या ऑक्टेन नंबर क्या है। तो ऑक्टेन नंबर क्या है, ये पेट्रोल की शुद्धता की इकाई है। ठीक है, यूनिट टू फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की शुद्धता की इकाई है। तो कई बार एग्जाम में क्या हो जाए, ऑक्टेन संख्या किस ईंधन की शुद्धता की इकाई यूनिट के बारे में बताता है। तो हम क्या बताएंगे, पेट्रोल की। कोयला नहीं बताएंगे, डीजल नहीं बताएंगे, किसकी, पेट्रोल की।
ठीक है। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखना है कि ऑक्टेन संख्या का जो रिलेशन होता है, ये आपका, हम लोग इधर देख लेते हैं, ऑक्टेन संख्या का इन्वर्स रिलेशन होता है अपस्फोटन की दर, ठीक है। एंटी नॉकिंग मीन्स कहने का मतलब ऑक्टेन संख्या किसी पेट्रोल की जितनी अधिक होगी उसमें विस्फोट की दर उतनी ही कम होगी। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मैंने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं, आपको इंग्लिश में भी है, तो सेम चीज़ जो मैंने हिंदी में बताई वही चीज़ आपके इंग्लिश में भी है, तो इसको आप देखेंगे। आगे देखते हैं, TEL टेट्राइथाइलेट जो मैंने आपको वही बताया, एंटी नॉकिंग मटेरियल है, कितना मिलाया जाता है 0.15 ml पर लीटर पेट्रोल में, ठीक है। तो सेम चीज़ है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने एक फिगर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश भी की है। देखिए जो हमारे इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन है, इसमें क्या है, सॉफ्ट होती है। तो और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सॉफ्ट जब हमारी नॉकिंग कब होता है, डाउन्स में होता है, अप्स में नहीं होता है। एक बार अप होता है, एक बार डाउन होता है, अप होता है, डाउन होता है, एक तरफ फ्यूल आ रहा है, एक तरफ एयर आ रहा है। अगर वो सही से मिल रहा है प्रॉपर तो नॉर्मल इंजन चल रहा है, लेकिन अगर फ्यूल एयर का मिक्सिंग सही समय पर नहीं होती है तो क्या होगा, हमारा तड़ाक से आवाज़ आएगी। लेकिन कभी कभी साइलेंसर वाली आवाज़ को नॉकिंग की आवाज़ नहीं समझना चाहिए कि साइलेंसर आपका टूट गया, पट 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 चलाते हुए ले जा रहे हैं, तो नॉकिंग नहीं है वो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक टॉपिक हमें दिख रहा है, दैट इज गैसो हॉल। गैसो हॉल, गैसो हॉल आपसे पूछा जाता है भाई गैसो हॉल क्या है, तो हमें बिल्कुल आराम से बता देना है। ये क्या है, पेट्रोल और इथेनॉल का एक मिश्रण है। इसमें पेट्रोल 90% और प्लस इथेनॉल, इन दो चीज़ों को हम मिला देते हैं। पेट्रोल 90% तो ये कितना होगा 10%। तो आपसे पूछते हैं गैसो हॉल किस चीज़ का मिश्रण है, तो पेट्रोल और इथेनॉल का, इन दो चीज़ों का मिश्रण। अब देखिए इथेनॉल हम किससे मिलते हैं, हमें गन्ने से मिलता, गन्ने से। तो इसका लाभ देखिए, प्रॉफिट क्या है, क्यों पेट्रोल में हम इथेनॉल मिला रहे हैं। देखिए प्रयोग किया गया तो क्या देखा गया कि अगर हम पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिला देते हैं तो पेट्रोल के इंजन की इफिशिएंसी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता या कोई कमी नहीं आती। तो क्या हो गया, इथेनॉल हमारा सस्ता पड़ेगा, पेट्रोल हमारे लिए महंगा पड़ेगा। दूसरी बात, पेट्रोल हम विदेशों से मंगाते हैं तो क्या होगा, पेट्रोल का पैसा देना पड़ता है। तो कई चीज़ों से अगर हम उसमें उतना 10% पेट्रोल में गन्ने का रस मिला दें तो हमारे किसानों की भी अर्निंग बढ़ जाएगी, इथेनॉल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को, और दूसरी चीज़ अगर हम ये वाला मिश्रण वाला पेट्रोल यूज़ करते हैं, गैसो हॉल को यूज़ करते हैं, तो हमारे जो पेट्रोल इंजन में जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, इसके मात्रा में भी 30% तक गिरावट आ जाती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पर्यावरण की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गैसो हॉल। और विश्व में सबसे अधिक गैसो हॉल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन होगा, ब्राज़ील, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में, तो याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, गैसो हॉल के बाद इंग्लिश मीडियम में बच्चे इसको नोट कर लेंगे, गैसो हॉल मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड इथेनॉल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक रूप से हमें पेट्रोलियम कुएं में मिलती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को हम फॉसिल्स गैस भी कहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट के दबने से पृथ्वी के अंदर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ही इसका निर्माण होता है, इसलिए हम इसको प्राकृतिक गैस कहते हैं। और जीवाश्म या फॉसिल्स से बनी है, इसलिए हमें इसे जीवाश्म गैस का नाम भी दिया जाता है। लेकिन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडियल गैस किसे कहते हैं। तो आइडियल गैस, आदर्श गैस का मतलब क्या है, वो फ्यूल जो हमें बहुत अधिक कैलोरीफिक वैल्यू दे और जिससे पोल्यूशन बहुत ही कम हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, हमारे लिए आइडियल फ्यूल है, आइडियल गैस है। तो नेचुरल गैस को हम, प्राकृतिक गैस को आदर्श गैस के नाम से, आइडियल गैस के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में जो मेन क्वेश्चन होता है कि प्राकृतिक गैस में क्या क्या है, तो मेन कंपोनेंट इसमें 83% मीथेन होता है। इसके अलावा अन्य चीज प्रोपेन, ब्यूटेन, आपका कंडेंसेट, कुछ नाइट्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकल्स
होते हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मेन कंपोनेंट क्या है। तो कई बार एग्जाम में आ चुका है आपका, तो हमें क्या बताना है नेचुरल गैस में मीथेन। 83% इसका शेयर कौन होल्ड करता है? मीथेन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल गैस है, अच्छी है और प्राकृतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। CNG देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। नेचुरल गैस कंपोनेंट बता देना आपको, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं आपको फिगर में दी भी गई हैं अच्छे से, आप अच्छे से नोट प्रिपेयर कर सकते हैं इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखिए हमारे पास NG थी, नेचुरल गैस थी, अब हमने क्या किया, इसी को कंप्रेस कर दिया, संपीड़ित कर दिया, तो इसको हमने क्या किया, CNG कह दिया। मान लिया देखिए हमारे पास 100% वैल्यूम वाली कोई गैस है, अब 100% को हम क्या करते हैं, इसको 1% से, इसके वॉल्यूम से, आयतन से 1% से भी कम जगह में उसको अगर रख दिया जाए तो हम इस गैस को क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो कोई भी गैस उसके 100% आयतन को हमने क्या किया, उसको एक जगह इतना ज़्यादा कंप्रेस कर दिया कि उसका 1% से भी कम जगह में उतनी सारी गैस को रख दिया जाए। तो इस तरह से इसको संपीड़ित कर दिया, दबाव। देखिए अगर दबाया नहीं जाएगा तो क्या होगा, गैस, इसका आयतन आकार निश्चित ही नहीं है, तो क्या होगा, अधिक स्थान ले लेती है। और अगर हम एक सिलेंडर में थोड़ी सी गैस भरेंगे तो 100 ग्राम सिलेंडर में भी पूरा गैस भर जाएगा, लेकिन अब इतने से ये होगा तुरंत खाली हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो एक छोटे सिलेंडर में बहुत अधिक फ्यूल आ जाए, इसलिए उसको क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। हमने पहले ही पढ़ लिया, ये नेचर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है, कैलोरीफिक वैल्यू भी इसकी बहुत अधिक होती है, पोल्यूशन नहीं फैलाती, इसलिए आजकल बहुत ही पॉपुलर है CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसको जब हम वाहनों में यूज़ करते हैं तो कहाँ तक इसको कंप्रेस किया जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि 1 वर्ग इंच में कितना, 3600 पाउंड तक गैस को कंप्रेस किया जाता है। 3600 पाउंड गैस 1 वर्ग इंच में जब डाली जाती है तो जिस प्रेशर से ये रिलीज होगी, इसी में क्या होता है, आपके जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, इंजन को रन करने के लिए इतना प्रेशर ज़रूरी है कि वह 1 वर्ग स्क्वायर इंच में 3600 पाउंड गैस आपकी आनी, तभी वो इतना प्रेशर रिलीज कर पाती है कि हमारी मोटर गाड़ी आगे बढ़ पाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो CNG, एक नया चीज़ अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने देखा था, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो नया कॉन्सेप्ट क्या आया है, देख लेते हैं। आपसे ये शब्द आपको मिल सकता है, CNG तो हमने पढ़े हैं और रट के कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लेकिन वो क्या है टॉपिक, HCNG। H क्या होगा इसमें, देखेंगे, हाइड्रोजन इनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को याद रखना है। अब हाइड्रोजन को भी मिलाया जा रहा है इसमें, क्योंकि हमें मालूम है हाइड्रोजन की क्या है, कैलोरीफिक ऊष्मीय मान बहुत अधिक होता है, और दूसरी इसको मिलाने से जो हल्का फुल्का माइन्यूट सा पोल्यूशन भी होता है वो भी चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी। तो सरकार ने, विशेषकर भारत सरकार ने, इसको आगे बढ़ाने की बात कही है। अब नए जो हमारे CNG इंजन होंगे उसमें हाइड्रोजन बेस्ड इंजन की बात कही जा रही है, तो ये भविष्य में इसका भी यूज़ आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ आपसे क्वेश्चन ये भी आ जाता कि LPG वर्सेस CNG कौन सी हमारे लिए बेटर है, क्यों एग्जाम में। तो देखिए LPG जिसको हम घरेलू गैस कहते हैं, CNG जनरली इंडस्ट्रीज़ में, मोटर व्हीकल्स में, ऐसा नहीं कि किसी को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, कहीं भी किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, एक्चुअली ये हमारे लिए क्या है, ये एनेस्थेटिक है, हमारे लिए निश्चेतक है। लेकिन दूसरी बात, हम क्यों इसको ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, इसको क्यों नहीं बढ़ावा दे रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि देखिए LPG का जो आपको हम लोगों ने पढ़ा था इग्निशियस टेम्परेचर, प्रज्वलन ताप, इग्निशियस टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम है, तो ये क्या होगी, बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेती है, और इसका इग्निशियस टेम्परेचर इसके कंपेयर में अधिक है, प्रज्वलन ताप अधिक इग्निशियस टेम्परेचर है, ठीक है, इग्निशियस टेम्परेचर प्रज्वलन ताप अधिक है, तो ये क्या होगी, उसकी तुलना में देर में आग पकड़ेगी, ये बहुत तेज़ी से आग पकड़ती है। अगर लीकेज होगा तो क्या होगा, तो इसका यूज़ किया जाना वेरी। दूसरी बात, LPG की तुलना में हल्की गैस है,
इन दोनों की तुलना की बात मैं कह रहा हूँ, और ये भारी गैस है। अगर लीकेज होगा तो कौन सी गैस पहले उड़ जाएगी आसमान, उड़ेगी, हवा में मिलके निकल जाएगी, हल्की है, तो ये आसानी से, तो जो विस्फोट की अगर लीकेज की संभावना से बचने, इसीलिए सीएनजी को हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, बाकायदा वनस्पति एलपीजी के। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। एग्जाम में आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ों को आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आपके सामने एक ओपेक, सीएनजी इंग्लिश में, ठीक है, आगे देख लेते हैं। ओपेक ओपेक तो बहुत ही फेमस वर्ड है, बहुत ही सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। ओपेक क्या है? एक संस्था है जो पेट्रोलियम के आयात से, निर्यात से जुड़ा हुआ है। फुल फॉर्म क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये विश्व में ऐसे देशों का समूह है जिसमें जो पेट्रोलियम के निर्यात करते, वहाँ प्रोडक्शन भी बड़ी मात्रा में होता है, उसका निर्यात करते हैं। देखो कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 14 सितंबर 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में। वियना ऑस्ट्रिया में है, तो वियना में इसका मुख्यालय है। देखिए इसमें अलग कितने देश शामिल हैं, ये तो थोड़ा डिस्प्यूट, क्योंकि इसमें बदलते रहते हैं, कभी कोई आता है, कभी कोई बाहर हो जाता है, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो 13 देश हैं। कतर अभी हाल ही में इसने अपने आप को अलग कर लिया है, वर्तमान में 13 देश हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो बगदाद में हुई थी। इसके फाउंडर मेंबर कितने थे, तो फाउंडर मेंबर 5 थे। कितने थे? 5। कौन कौन थे? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। तो ये देश हैं जिन्होंने, और आपसे क्वेश्चन पूछता था ओपेक का उद्देश्य क्या है। ओपेक क्या करता है? एक प्रकार का कार्टेल है। कार्टेल मीन्स कुछ कंपनियों, देशों का समूह है, और यह विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें होती है पेट्रोलियम पर, उसको रेगुलेट करता है, उसको नियंत्रित करता है, स्टेबलाइज करता है, उनको नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम बहुत ही आवश्यक वस्तु है, इससे उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, कम ना हो जाएं। ये क्या करता है? उत्पादन को घटाकर बढ़ाकर इस तरह से इसकी कीमतों को नियंत्रित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे सामने एक टेबल है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ओपेक के वर्तमान में 13 मेंबर हैं। किस कॉन्टिनेंट से कितने देश हैं, तो हम देख सकते हैं अफ्रीका में सबसे अधिक लगभग 6 देश हैं, और एशिया से 5 हैं, और साउथ अमेरिका से 1 ही है। कितना? 1। वेनेजुएला, तो आपसे देख रहे हैं अल्जीरिया। तो सबसे ज़्यादा देश कहाँ से? अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से 6 देश हैं, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, लीबिया, कांगो और नाइजीरिया। तो अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। एशिया से हमारे सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत और यूनाइटेड अरब इमीरात, UAE जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड अरब इमीरात। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। कई बार आपसे, देखिए मैंने इस तरह इसलिए प्रेजेंट किया क्योंकि कभी कभी आपसे ओपेक के कौन सा सदस्य साउथ अमेरिका से आता है, कौन सा सदस्य एशिया से है, कौन सा अफ्रीका से है, इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछ देते हैं। तो इस तरह से डिस्टिंग्विश करके हमें इनको याद रखना चाहिए। आगे देखते हैं। पेट्रोलियम, देखिए पेट्रोलियम से सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है, सबसे ज़्यादा भंडार किसके पास है, रिजर्व किसके पास है। तो इस तरह से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा पूरा प्रयास है आपको बताया जाए। तो अगर हम सबसे पहले देखें प्रोड्यूसर, 5 बड़े प्रोड्यूसर्स को मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो विश्व में पिछले कुछ वर्षों से, अब तक अमेरिका में, USA में इतना अधिक भंडार नहीं है पेट्रोलियम का, लेकिन इसने प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया है। तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है? USA, दूसरा सबसे बड़ा सऊदी अरब, तीसरा रसिया, चौथा इराक, 5वां ईरान। तो हमें कम से कम 2 याद रखना है। तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर USA और सऊदी अरब। दूसरे नंबर पे जो रिजर्व की बात, अगर हम भंडार की बात करें पेट्रोलियम की, तो जो भंडार की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे अधिक भंडार किस देश में पेट्रोलियम का? वेनेजुएला। देखिए वेनेजुएला में एक झील है, लेक्स में, उसका नाम है मराकाइबो। मराकाइबो झील वेनेजुएला में है, और वेनेजुएला में मराकाइबो झील पेट्रोलियम, इसके आसपास पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, विश्व लेवल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है। मराकाइबो झील के आसपास किस देश में है? तो वेनेजुएला विश्व में सबसे अधिक पेट्रोलियम का भंडार है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे अधिक मात्रा में निर्यात कौन करता है, एक्सपोर्ट कौन सा देश करता है, तो सऊदी अरब करता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा भंडारा नहीं है, लेकिन निर्यातक सबसे बड़ा सऊदी अरब है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया वैसा ही आंसर। सबसे बड़ा निर्यातक पूछता है तो आप क्या बताएंगे? सऊदी अरेबिया। सबसे बड़ा उत्पादक पूछता है USA, और सबसे बड़ा रिजर्व वेनेजुएला। आगे बढ़ते हैं।
एनिमल चारकोल, आप देखिए भाई, एनिमल चारकोल जिसको हम लोग अस्थि चारकोल कहते हैं, इंग्लिश में इसे बोन ब्लैक बोन ब्लैक भी कहते हैं, बोन चारकोल भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो निर्माण होता है फ्रैक्शनल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस से, भंजक आसवन के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। होता कि जो जानवरों की हड्डियाँ, उनके सींग आदि को बहुत अधिक टेम्परेचर पे गर्म करके इसका निर्माण किया जाता है, इसलिए इसको हम एनिमल से प्राप्त होता है, इसलिए एनिमल चारकोल कहते हैं। और जानवरों की जो हड्डी हैं, जैसे जानवर कट जाते, बूढ़े हो जाते, हड्डियाँ पड़ी रहती, तो उन्हीं को कलेक्शन करके इससे इसका निर्माण किया जाता है। और इसका जो एक बहुत ही कॉमन यूज़ है, वैसे ये किसी भी लिक्विड में, अगर लिक्विड के रंगीन लिक्विड है कि उनके कलर को उड़ाना है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन सामान्य जो सबसे कॉमन प्रोडक्ट है वो है चीनी। चीनी का जो पीला, हल्के पीली की चीनी होती है, उसको सफ़ेद रंग लाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है एनिमल चारकोल का। तो शुगर प्यूरिफिकेशन में हम ये इसका यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एनिमल चारकोल कौन सी प्रक्रिया से बनता है और इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, तो हमें याद रखना है। ठीक, इस चीज़ का एक प्रोडक्ट है पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ। आगे देखते हैं, मानव निर्मित ईंधन, मैन मेड फ्यूल्स। देखिए अभी तक जो हम देख रहे थे वो नेचुरल तरीके से हमें प्राप्त हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैन मेड फ्यूल मीन्स मनुष्य कुछ गैसें हैं उनको हमने कंबाइन करके अपने उपयोग के हिसाब से उनका यूज़ करना शुरू कर दिया, इसलिए हम मैन मेड फ्यूल कहते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, हिंदी में इसे वायु अंगार गैस कहते हैं। आपको जो मेन चीज़ याद रखना है कि इसमें मेन कंपोनेंट किसका है, तो नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें मेन कंपोनेंट हैं। तो नाइट्रोजन इसमें लगभग 65% तक होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड 32% के आसपास है। तो कौन सी गैसों का मिश्रण है ये बेसिकली प्रोड्यूसर गैस, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। लेकिन इसमें कुछ मात्रा में CO2 को मिलाया जाता है, याद रखिएगा, जबरदस्ती इम्प्योरिटीज के रूप में, अशुद्धियां। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि प्रोड्यूसर गैस में इम्प्योरिटीज के रूप में कौन सी गैस अशुद्धियों के लिए, इसके अनिवार्य है, ठीक है। तो अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाता है। लेकिन आपसे पूछेगा मेन कंपोनेंट क्या है, तो सॉरी इसमें नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का ये मिश्रण है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जितनी भी ईंधन हम फ्यूल के रूप में गैसियस फॉर्म में यूज़ करते हैं उसमें सबसे सस्ता कौन सी गैस है, प्रोड्यूसर गैस है, ठीक है। क्यों सस्ता है, क्योंकि इसकी हीट वैल्यू बहुत कम है, कैलोरीफिक ऊष्मीय मान काफ़ी कम है। लेकिन इसका ऐसी जगहों पर यूज़ करते हैं जहाँ पर धीरे धीरे चीज़ों को जलना है। तो हम अक्सर देखते हैं ऐसे उद्योगों में, जैसे कांच उद्योग है या आयरन उद्योग है, जहाँ पर आयरन मेटल को उनके ओर से अलग किया जाता है। तो इनके निष्कर्षण में एक्सक्रीशन ऑफ मेटल्स एंड ग्लास में उद्योग में इसका यूज़ किया जाता है प्रोड्यूसर गैस का एज ए फ्यूल के रूप में। तो ये हमें इंपॉर्टेंट बात क्या है। और सबसे अधिक मैन मेड गैसेज में ये आपसे पूछा जाता है, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है ये प्रोड्यूसर गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख लेंगे। प्रोड्यूसर गैस सेम चीज़ मैंने बताई है जो आपको हिंदी में, इंग्लिश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, वाटर गैस या ब्लू गैस। देखिए वाटर गैस या ब्लू गैस, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, इसलिए इसको ब्लू गैस भी कहते हैं। जनरली इसको वाटर गैस कहते हैं। तो आपके एग्जाम में जो शब्द आता है वो ये मिलता है हमें, वाटर गैस। वाटर गैस हमारी हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का विशेष रूप से मिश्रण है, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें 50% तक हाइड्रोजन और 45% तक कार्बन, रेशियो नहीं याद हो रहा है, लेकिन किस गैस का मिश्रण ये हमें याद होना चाहिए। देखिए इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए उसकी तुलना में, प्रोड्यूसर गैस की तुलना में अधिक नुकसानदेह है। और हमें मालूम ही है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड से हमारे एग्जाम में कई क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हम इसे क्या कहते हैं, साइलेंट किलर, साइलेंट किलर या हिंदी में दम घोटू गैस। दम घोटू गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे रक्त में, ब्लड में आसानी से एसेमिलेट या घुल जाती है, मिल जाती है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई को ये प्रभावित करती है। और जब हमारे रक्त के अंदर चली जाती है तो हमें कैसे बेहोशी, चक्कर आना,
कमजोरी, ऐसी चीज़ें होती हैं। और गाड़ियों के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड ही प्रधान रूप में निकलता है, इसलिए बहुत सारे लोगों क्या देखते हैं, गाड़ियों से सफ़र करते हैं या जहाँ पे जाम लग जाता है, थोड़ा सा धुआं आ जाता है तो क्या उनका सर चकराने लगता है, वोमिटिंग होने लगती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइलेंट किलर या दम घोटू गैस कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। बहुत अधिक नुकसानदेह है ये हमारे लिए गैस। ठीक है, तो कई क्वेश्चन इस तरह से इसके बन जाते हैं आपके। हमारे रक्त में कौन से आसानी से घुल जाती है, रक्त में मिल जाती है, तो हमें बताना कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर गैस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको। इंग्लिश में बच्चे देख लेंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, वाटर गैस, ब्लू गैस। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सियान गैस या सिंथेसिस गैस, संश्लेषित गैस। देखिए सियान गैस एक टर्म है, हमें नया मिला है, सियान गैस, सिंथेसिस गैस। वास्तव में ये मेन इसका उद्देश्य नहीं, एक मीडिएटर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। ये अपने नाम के कारण, अपने काम के कारण इसका नाम सिंथेसिस गैस। क्यों? क्योंकि अमोनिया नेचुरल गैस हमारे पास होती है। नेचुरल गैस से जब अमोनिया का एक्सक्रेशन होता है या मेथनॉल का एक्सक्रेशन किया जाता है, तो उसमें मीडिएटर के रूप में हम जिस गैस का यूज़ करते हैं उसी गैस को हम सिन गैस, संश्लेषित गैस या सिंथेटिक गैस कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि अमोनिया के उत्पादन में कौन सी गैस से किया जाता है? तो नेचुरल गैस से निकाला जाता है बाई प्रोडक्ट के रूप में, लेकिन किसका यूज़ किया जाता है? तो सिन गैस, सिंथेसिस गैस या संश्लेषित गैस इंग्लिश में। चलिए ये बातें हम लोगों ने कही, आगे देखते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे देखेंगे सिन गैस के बारे में मैंने पूरा बाकायदा स्लाइड दी है, आप इसको देखेंगे, नोट डाउन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑयल गैस, ऑयल गैस तेल गैस नहीं है कि सरसों के तेल से निकालिए। ऑयल गैस आपका मीथेन, एथिलीन और एसिटिलीन, किसका किसका मिश्रण है? मीथेन, एथिलीन और एसिटिलीन का मिश्रण है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो याद रखना है, इसका यूज़। आपसे क्या पूछा? प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला हम लोग लैब में देखते हैं ना, छोटी छोटी लैम्प जलते हैं, तो उसमें फ्लेम में, बर्नर में उनको कौन सी फ्यूल का यूज़ किया जाता है? वही ऑयल गैस है। ऑयल गैस है क्या? मीथेन, एथिलीन और एसिटिलीन का मिश्रण है। एसिटिलीन वही गैस है जिसको हम लोग क्या करते हैं? फलों को पकाने में यूज़ करते हैं, एसिटिलीन का। पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। कोल गैस, कोल गैस बाकायदा मैं आपको फ्यूल पार्ट 2 में इसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन सभी में मैन मेड गैस पढ़ा रहा था तो मैंने सोचा आपको भूल ना हो, कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए आप कोल गैस को क्या करेंगे? उस स्लाइड से पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी आपको क्या है? तो हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मिश्रण है कोल गैस। हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मिश्रण है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोपेलेंट, प्रणोदक। प्रोपेलेंट्स क्या हैं? देखिए प्रोपेल का मतलब होता है थ्रस्ट, किसी चीज़ को झटके से ऊपर उठाने के लिए। मीन्स वो चीज़ है अचानक, उसको हमें इतनी ऊर्जा चाहिए कि वो अचानक उसको इतना थ्रस्ट दिया जाए, तो इसके लिए कुछ अच्छे फ्यूल चाहिए जिनको हम प्रोपेल कहते हैं। तो आपसे देखिए जो हमारे रॉकेट होते हैं अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, तो बहुत उनको, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जाना पड़ता है, इसलिए उनको बहुत अधिक मात्रा में बहुत तेज़ी का थ्रस्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रोपेल क्या है? तो रॉकेट में जो हमारे रॉकेट फ्यूल होते हैं इनको हम प्रोपेल कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्रस्ट देते हैं। और ये कौन से फ्यूल हैं जिनको हम प्रोपेलेंट के रूप में यूज़ करते हैं? तो वो फ्यूल हमारे लिक्विड फॉर्म में है और गैसियस फॉर्म में है, लिक्विड और गैस फॉर्म में है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से लिक्विड फ्यूल रॉकेट फ्यूल के रूप में जाने जाते हैं? तो हम क्या बताएंगे? लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का यूज़ हम लोग किस में करते हैं? प्रोपेलेंट के रूप में। तो हाइड्रोजन को हम लिक्विड किस टेम्परेचर पे पाते हैं? 253 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ऑक्सीजन को लिक्विड पाते हैं 183 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तापमान पर हम ऑक्सीजन को संपीड़ित करके लिक्विड फॉर्म में लाते हैं या हाइड्रोजन को। तो 2 माइनस में है, -253 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑक्सीजन -183 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कंप्रेस कर दिया जाता है। तो रॉकेट या प्रोपेलेंट फ्यूल में लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ हम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हम रॉकेट में सॉलिड फ्यूल के रूप में किसका यूज़ करते हैं? ठोस ईंधन के रूप में, रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में। तो है HTPB, HTPB। तो आपका फुल फॉर्म जैसे बताया गया है,
हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, STPB फुल फॉर्म याद रखना एग्जाम में, या क्वेश्चन सिर्फ इतना ही दे देता है, रॉकेट में यूज़ होने वाला सॉलिड फ्यूल कौन सा है, तो STPB। इसके अलावा ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो ऑक्सीडेटिव पदार्थ के रूप में, सब्सटेंस के रूप में हम लोग रॉकेट अमोनिया पर क्लोराइड का यूज़, क्लोरेट का यूज़ करते हैं, अमोनिया पर क्लोरेट ऑक्सीडेंट के रूप में। लेकिन आपसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों प्रोपेलेंट का मतलब क्या है, रॉकेट फ्यूल है, कौन से लिक्विड फ्यूल है, कौन सा सॉलिड फ्यूल है। चलिए, तो ये बातें हम लोगों ने की। आगे देखते हैं एक स्लाइड में मैंने आपको बताया, देखिए रॉकेट से जुड़े हुए कई क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। तो आप लोगों ने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा होगा, एवरी एक्शन टेक्स इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमें मान लो प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसी आधार पर, क्यों, क्योंकि रॉकेट का जितना थ्रस्ट, जितना ईंधन ऐसे जलाया जाता है, अचानक झटका देता है और वो ऊपर उड़ता हुआ चला जाता है। हेलीकॉप्टर भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है, उसके जब पंखे घूमते हैं तो इतने तेजी से वो गैसों का दाब बनाता है कि वो अपनी जगह से फटाक से उड़ जाता है। चाहे वो हेलीकॉप्टर का उड़ना हो या रॉकेट का उड़ना हो, ये कौन सा सिद्धांत पे काम करते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, देखेंगे एक लिक्विड सॉलिड और गैस फ्यूल है, आपका सॉलिड फ्यूल के रूप में यूज़ हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। फ्लेम ज्वाला, कई बार पढ़े हैं, देखिए एग्जाम में कभी कभी बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछ देते, तो हम इसको एक चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग एक मोमबत्ती बना लेते हैं, इसकी विक और इसमें एक फ्लेम। ठीक है, तो देखिए हम एक चीज़ बात करते हैं, एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है ये में कैसा दिखता है, ब्लू, सबसे बाहरी हिस्सा ब्लू, उसके बाद येलो, रेड एंड सबसे बिल्कुल अंदर यहाँ पे ब्लैक। ठीक है, तो सबसे बाहरी हिस्सा ब्लू, येलो, रेड, ब्लैक। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ देते हैं। ब्लू का मतलब होता है आपका इनविजिबल, लाइट, अदृश्य प्रकाश, इनविजिबल लाइट। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद हमें ये विजिबल हो जाते हैं साहब। ठीक, तो ये विजिबल है, ये विजिबल और ये भी विजिबल होता है। तो आपसे तो सबसे अधिक टेम्परेचर किसका होगा, मैक्स टेम्परेचर, तापमान। ठीक है, सबसे अधिक तापमान आपको लोगों को दिख नहीं रहा होगा। चलिए अच्छा, चलिए तो विजिबल लाइट, जो ब्लू कलर है हमारा विजिबल है। तो आप सबसे अधिक तापमान भी किसका होगा, ब्लू कलर, सर्वाधिक मैक्सिमम टेम्परेचर, और सबसे कम ब्लैक, मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसी पटाखे में हमें आग पकड़ानी है तो हमें उसके कौन से हिस्से में पटाखा टच करना चाहिए, ब्लैक वाले में, येलो वाले में, रेड वाले में या विजिबल में। तो हमें क्या बताना है, ब्लू में। ऑब्वियस है, सबसे अधिक तापमान होगा, सबसे जल्दी आग पकड़ेगा। ठीक है, और आपसे ये क्वेश्चन पूछे, फिर देखिए एक और तरीके से, इनविजिबल है, ब्लू है, मैक्सिमम टेम्परेचर है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें क्या बताना है, कंप्लीट कंबशन, मीन्स पूर्ण दहन कहाँ पे होता है, ब्लू कलर में कंप्लीट कंबशन हमारा होता है। और येलो और रेड में इनकम्प्लीट या पार्शियल कह लें, ज़्यादा बेटर टर्म होगा, पार्शियल कंबशन। हिंदी में कहें आंशिक दहन होता है, ये पूर्ण, ये आंशिक। और आपसे क्वेश्चन आता है ज्वाला के किस हिस्से में कोई कंबशन ही नहीं होता, तो वो हमारा ब्लैक वाले हिस्से में, नो कंबशन, नो कंबशन, कोई दहन ही नहीं होता है। इसलिए हम देखते हैं हमें बत्ती कैसी दिखती है, जैसे बुझा दीजिए, काली काली, बीस कार्बन के पार्टिकल्स जलना शुरू होते हैं, लेकिन कोई कंबशन ना होने के कारण वो ब्लैक ही रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी। आगे एक स्लाइड मेरे पास और है, आपको देख लेते हैं, लेकिन उस चीज़ को मैंने आपको इसी में समझा दिया है। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे इस चीज़ को। और
आशा है आप सभी लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। और बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हम लोगों ने फ्यूल पार्ट 3 पढ़ा। यहाँ तक हम लोगों ने एक आपके जो ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधनों पे हमने फोकस किया है। अब जब नई स्लाइड लेके आएंगे तो हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नवीकरणीय संसाधन के बारे में, जैसे बायोमास, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ऐसे टर्म्स पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन पूछना है आपसे तो हमारे इसरो एकेडमी के डिस्कशन ग्रुप में आप शामिल हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर हम लोग प्रतिदिन क्विज कराते हैं। जो भी बच्चे शामिल हुए हैं वो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, किसी भी तरह का हमसे क्वेश्चन डिस्कशन कर सकते हैं। आप इन सभी के लिंक हमारे यूट्यूब के चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के लेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।